गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सोशल स्टडी। ये आपकी 10th क्लास की बुक है एसएसटी की। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो ऐसी चीज़ें प्रकृति में पाए जाने वाली ऐसी चीज़ें जो कि मनुष्य के उपयोग में आती है, मनुष्य अपने यूज़ में उनको लेता है, तो वो क्या बन जाते हैं? रिसोर्सेज बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। अब जो संसाधन जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। और वाटर रिसोर्सेज कौन सा संसाधन है? नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि हमें नेचर ने दिया है ना, प्रकृति। क्या किसी ने इसको बनाया है? क्या मैन मेड है क्या ये? नहीं, ये क्या कौन सा रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्रकृति के द्वारा हमें मिला है। तो ये कौन सा रिसोर्सेज कहलाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा, जिसमें से ये वाटर रिसोर्सेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे जल संसाधन के बारे में। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा वाटर रिसोर्सेज इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले देखो, पृथ्वी पर जो, जैसे कि ये अर्थ का डायग्राम है, देखिएगा एग्जाम्पल से। जैसे ये अर्थ का डायग्राम है, इसका लगभग जो 71% पार्ट पर क्या है? वाटर है। ठीक है, 71% पार्ट पर क्या है? वाटर है। और 29% पर क्या है? लैंड है। ठीक है, तो इट मीन्स अर्थ के अधिकतर भाग पर क्या है? वाटर है। और जो है सिर्फ 29% पार्ट जो है वो क्या है? उस पर लैंड है, जमीन है। ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट है। ओके, तो आपको पता है कि पानी की अधिकता की वजह से अर्थ पर इसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ओके, तो अब इस 71%, अब जैसे आप लोग देखोगे कि जो भाई पृथ्वी पर तो इतना सारा पानी है, 71% वाटर है, तो फिर पानी की कमी क्यों है ना? क्यों हमें कहा जाता है कि पानी का यूज़ अच्छे से करो, ज़्यादा पानी को वेस्ट मत करो, है ना, पानी को कंजर्व करो, ऐसा हमें क्यों कहा जाता है? तो इसका एक आंसर है, वो देखते हैं हम। जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो 71% पानी जो है, वो सारा पानी हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। क्यों यूज़ में नहीं ले सकते वो देखिएगा। तो जैसे हम एक डायग्राम से देख रहे हैं, वाटर ऑन अर्थ, जैसे कि ये वाटर पृथ्वी पर ये 100% जैसे वाटर है यहाँ पर, तो उसमें से 97% वाटर जो होता है वो कैसा होता है? सैलिन वाटर है। ठीक है, सैलिन मीन्स क्या होता है? खारा, है ना, खारा पानी होता है, और जिसे मनुष्य यूज़ में नहीं लेता है। और ये पानी जो होता है जिसे ओशन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो अब पीछे कितना बचा है? 3% वाटर जो होता है वो क्या होता है? उस पानी का हम यूज़ ले सकते हैं, वो पानी पीने योग्य या फिर हमारे यूजेबल होता है। ठीक है, अब हमने देख लिया यहाँ पर कि जो 3% पानी जो है उसको हम किस तरह से यूज़ में लेते हैं। तो इसका भी एक डायग्राम है, ये डायग्राम समझिए। जैसे कि ये 3% का एक हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसको हमने 100% माना। उसमें से भी जो 69 जो परसेंट जो पानी जो है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। कितना परसेंट? 69% तो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और उसमें से फिर उसके बाद 30% पानी जो है वो क्या है? अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे है ना, जो भूजल है वो क्या है? अंडरग्राउंड वाटर कितना परसेंट हो गया? 30%। तो देन कितना बचा? अब ओनली 1% जो पानी जो बचा है वो अदर्स रूप में, जैसे नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, ये जो है वो 1% पानी है। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि क्यों हमें पानी को कंजर्व करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, पानी की उपलब्धता अर्थ पर कितनी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, पानी का प्रबंधन, है ना, जल प्रबंधन। ठीक है, अब मैनेजमेंट, हम सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्यों करेंगे?
मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं? जब बहुत सारी चीज़ें होती तो हमें मैनेजमेंट कितनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कोई चीज़ जो है लिमिट में होती है तो हमें उसके प्रबंधन की ज़रूरत होती है, ताकि हम उसको अच्छे से उसका हम यूज़ कर सकें और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इसको अच्छे से यूज़ कर पाए, उनके तक भी उस जो है फ्रेश वाटर उनके लिए भी बच सके। इसलिए हम पानी का क्या करेंगे? मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इनटू द सीज थ्रू द रिवर्स। बहुत सारा जो बारिश का जो पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। किस तरह से? जैसे नदियों में और झीलों में जाकर बहकर वो वेस्टेड हो जाता है। एडिकेटेड वाटर मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू यूटिलाइज द वेस्टेड वाटर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू फेस द एडवर्स साइड ऑफ ड्रॉट एंड फेमिन कोज ड्यू टू इरेगुलर मानसून। अब क्या होता है? वर्षा का जल जो है का अधिकांश भाग जो है वो नदियों के माध्यम से कहाँ पे पहुंच जाता है? समुद्र में तो पहुंचता ही है ना। तो अब ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम पानी का प्रबंधन करें, हम पानी का मैनेजमेंट को अच्छे से समझ सकें। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो पानी जो बह रहा है ना, उस पानी को हमें इसका अच्छी तरह से उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें जो अकाल का या फिर सूखे का हमें सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो बारिश जो होती है वो क्या होती है? इरेगुलर होती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की समस्याओं को, उनकी नीड्स को, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पानी को मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन आता है कि आपको वाटर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्यों जरूरत पड़ती है? टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, एंड टू फेस द एडवर्साइटीज ऑफ ड्रॉट एंड फेमिन कॉज ड्यू टू इरेगुलर मानसून। और इरेगुलर मानसून की वजह से अकाल और सूखे के सामना करने के लिए हमें पानी का मैनेजमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर होता है, तो जब आप नोट्स बनाते हो तो इस बात का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ की आपको डेफिनेशन देते हुए जाना है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया था, तो आपको वही डायग्राम से वापस आपको इंट्रोडक्शन बताकर आपको ये आना चाहिए कि आप अगले इंसान को समझा सको, कि इंट्रोडक्शन दे सको कि वाटर रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आप नोट्स बनाओगे तो सेकंड पॉइंट डालोगे वाटर मैनेजमेंट की आपको बताना है कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, क्यों ये नेसेसरी होता है, तो ये आपको बताना है। Then next step na, after independence, various multi-purpose water projects were started in the 5-year plans, which helped in preventing the adversities such as drought, famine, and also assisted in potable water supply, irrigation, development of fisheries, and conservation the environment। अब देखो स्वतंत्रता के बाद क्या है? बहुत सारी बहुउद्देशीय योजनाएं, बहुउद्देशीय वाटर जल प्रोजेक्ट योजनाएं, बहुत सारे मल्टीपर्पज जो है जल योजनाएं शुरू की गई। और किस तरह से शुरू की गई? जैसे कोई भी काम करते तो हम प्लान बना के करते, तो 5 साल का प्लान बनाकर ऐसी बहुउद्देशीय योजनाओं को शुरू की गई। सबसे पहले है कि अभी जैसे यहाँ पर नाम आया कि मल्टीपर्पज क्या होता है? मल्टीपर्पज मीन्स होता है कि एक योजना से हम बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, उसे कहा जाता है मल्टीपर्पज। ठीक है। तो ये कहलाया, जैसे हम एक नदी घाटी से या एक बांध बनाकर हम बहुत सारी योजनाओं को हम फुलफिल कर पाते हैं। जैसे कि बाढ़ को हम रोक पाए, हम बिजली बना सकते हैं, हम पोर्टेबल वाटर, इरिगेशन आदि सारी चीज़ों को हम इस एक प्रोजेक्ट से हम फुलफिल कर सके, उसे कहा जाता है मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, है ना। एक ही चीज़ से हम बहुत सारे उद्देश्यों को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो होता है मल्टीपर्पज वाटर। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट क्या होता है, क्योंकि हम आगे जो पढ़ेंगे चैप्टर में तो हम यही पढ़ेंगे कि मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स अलग अलग हम जो है मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपर्पज वाटर, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्यों बनाते हैं, इसका हमारा क्या उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? सूखे से निपटने के लिए, अकाल से निपटने के लिए, पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए, और खेती करने के लिए, और जो है मछली उद्योग वगैरह के या जो जल संबंधित जो कंजर्वेशन जो है पर्यावरण के लिए, ये हम मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं।
Then Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, had called these multi-purpose प्रोजेक्ट एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसी तरह से हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो है इन बहुउद्देशीय योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। मतलब कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि जो ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो क्या है, भारत के आधुनिक मंदिर। एक मंदिर क्या होता है, पवित्र स्थान होता है ना, तो उसी तरह से इनको एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया कि ये भारत के, क्या आधुनिक भारत के ये मंदिर है। ठीक है। इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये जो भारत के अंदर जो ये प्रोजेक्ट जो होते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर चलाती है और राज्य सरकार अपने स्तर पर। ठीक है। और कई बार हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर भी चलाती हैं। तो इस तरह से अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। The central government is running important projects such as भाखड़ा नागल, रिहन, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तेहरी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे भाखड़ा नागल है, रिहन है, दामोदर है, हीराकुंड है, कोसी, तिहरी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। इसमें से अपन कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट, जैसे कि चंबल प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा चलाने वाला चंबल प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश का है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का सम्मिलित प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही राज्य का, 2 राज्य मिलकर भी प्रोजेक्ट बनाती है और चलाती है और उसको फुलफिल करती है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किन किन के बीच में, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। फिर ये मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड मचकुंड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो कुछ प्रोजेक्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट भी हमने पढ़े और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है। अब यहाँ पर एक बार वापस से यहाँ पर देख लो कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। आप जब नोट्स बना रहे हो, मैंने आपको बताया था वाटर मैनेजमेंट तक मैंने आपको बता दिया था किस तरह से बनाना। उसके आगे आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कौन से हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कौन से हैं, ये आपको देना है। फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की आपको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन कैसे देंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफन इंक्लूडिंग डैम फॉर water retentions, canals for irrigation, water processing and pipeline to supply water to cities and power generation. These often include the transport improvements and industrial growth. They are also developed to reduce the dangers of flooding. Some of the multi-purpose projects in India आर। अब देखो जैसे कि मल्टीपर्पज, जैसे मैंने आपको भी पहले ही बता दिया था, नाम आया था, जबकि ये जो एक बहुत बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं और इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि खेती के लिए है ना, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और ये फ्लड से बचाने के लिए भी, बाढ़ से बचाने के लिए भी बांध बनाकर इस पानी को रोका जाता है ताकि एक जगह पानी बहुत जल्दी से गाँवों तक ना पहुँचे, है ना, तो पानी को स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। और कौन कौन से हैं वो देखो, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, वेस्टर्न यमुना कैनल, ईस्टर्न यमुना कैनल, पेरियर वागई प्रोजेक्ट। ये कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे। ठीक है। हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के बारे में। अभी तक आपको यहाँ तक करना है और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका आपको नोट्स बनाना है। थैंक यू।